चलिए आज बात करते हैं इतिहास के उस काले दिन की जिसने भारत की आजादी की लड़ाई का रुख ही मोड़कर रख दिया। ये कहानी है जलियांवाला बाग नरसंहार की, एक ऐसी घटना जिसका जख्म आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में ताजा है। तो चलिए चलते हैं उस दिन में और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखते हैं अमृतसर में उस शाम ऐसा क्या घटा जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बात है 13 अप्रैल 1919 की। जगह अमृतसर। जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक शांतिपूर्ण सभा के लिए जमा हुए थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही लम्हों में इतिहास का एक सबसे काला पन्ना लिखा जाने वाला है। और फिर बिना किसी वार्निंग के गूंजा ब्रिटिश अफसर जनरल डायर का सिर्फ एक शब्द का हुक्म, एक ऐसा शब्द जिसने सब कुछ बदल दिया और सैकड़ों जिंदगियों पर हमेशा के लिए एक खूनी फुल स्टॉप लगा दिया। सोचिए, पूरे 10 मिनट तक उस निहत्थी भीड़ पर बिना रुके गोलियां बरसती रहीं। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक तरफा कत्लेआम था जो 10 मिनट तक चलता रहा। कुल मिलाकर 1650 राउंड गोलियां दागी गईं। साफ था, मकसद भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा डर पैदा करना था जिसे कोई हिंदुस्तानी कभी भुला न सके। और जब गोलियां रुकीं तो पूरा बाग लाशों से भर चुका था। सरकारी आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं, लेकिन असल में उस दिन 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। ये मंजर दिल दहला देता है। सोचिए, बाहर निकलने का सिर्फ बस एक ही पतला सा रास्ता था और उसे भी सैनिकों ने बंद कर दिया था। लोग चारों तरफ से ऊंची दीवारों के बीच एक तरह से पिंजरे में कैद हो गए थे। जान बचाने की हर कोशिश बेकार थी और वो कुआं जो कभी लोगों की प्यास बुझाता होगा, उसी एक कुएं में 120 से ज्यादा लोगों ने कूदकर अपनी जान दे दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? ऐसी नौबत आई ही कैसे? क्यों इतने सारे लोग वहां जमा हुए थे? वजह थी एक काला कानून। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जो ब्रिटिश सरकार को असीमित ताकत देता था। सीधे सीधे कहें तो ये भारतीयों की आवाज को दबाने के लिए बनाया गया एक जबरदस्त हथियार था। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया। मतलब पुलिस बस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल सकती थी। लोगों के इकट्ठा होने पर, अपनी बात रखने पर, सब पर पाबंदी थी। अब इस काले कानून के जवाब में भारतीयों ने गांधी जी की लीडरशिप में एक ऐसा विरोध शुरू किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था, एक अहिंसक विरोध। तो अमृतसर में हालात इतने कैसे बिगड़े, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 6 अप्रैल को सत्याग्रह शुरू होता है, लेकिन माहौल तब गरमाया जब 10 अप्रैल को वहां के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। बस इसी गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि उस दिन बैसाखी का त्योहार था। भीड़ में बहुत से लोग कोई प्रोटेस्टर नहीं थे, वो तो बस आसपास के गांवों से मेला घूमने आए परिवार थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि शहर में कोई कर्फ्यू या पाबंदी लगी हुई है। इस कत्लेआम के बाद जो हुआ वो भी कुछ कम चौंकाने वाला नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने इस हैवानियत पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। ये आंकड़े देखिए, इनमें जो फर्क है ना, वो अपने आप में एक कहानी है। ब्रिटिश सरकार ने कहा सिर्फ 379 लोग मरे, लेकिन हकीकत ये थी कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। ये साफ साफ सच को दबाने की कोशिश थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सब चुप थे, वहां भी इसकी बहुत आलोचना हुई। खुद विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे एक मॉन्स्ट्रस इवेंट, यानी एक राक्षसी घटना कहा। लेकिन एक तरफ जहां चर्चिल इसकी निंदा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर की पीठ थपथपाई। उसे पंजाब का रक्षक कहा। शायद उन्हें लगा कि डायर ने एक बहुत बड़े विद्रोह को कुचल दिया है। इतना ही नहीं, उसके सम्मान में 26,000 पाउंड का चंदा भी इकट्ठा किया गया। ये दिखाता है कि उस वक्त सोच में कितना बड़ा फर्क था। इस जुल्म के जवाब में भारत का स्वाभिमान जागा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने अपना कैसर-ए-हिंद मेडल वापस कर दिया और सर शंकरन नायर ने वाइसरॉय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। ये एक साफ संदेश था। इस नरसंहार से अंग्रेजों को लगा होगा कि हिंदुस्तानी डर जाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इसने डर नहीं बल्कि क्रांति की आग को और हवा दे दी। और इसी आग से निकले एक ऐसे क्रांतिकारी जिनकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरणा देती है।
देखिए, जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया था, ये सच है, लेकिन बहुत से लोग मानते थे कि असली मास्टरमाइंड तो कोई और था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर। इसी ने डायर के हर एक्शन को सही ठहराया था, पर ओडवायर पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला। लेकिन उसी भीड़ में, उसी बाग में एक नौजवान था जो इस कत्लेआम में बच गया। नाम था उधम सिंह। कहते हैं उन्होंने उसी बाग की खून से सनी मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला लेकर रहेंगे। और ये सिर्फ गुस्से में कही गई बात नहीं थी। अपनी कसम को पूरा करने के लिए उधम सिंह ने 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल इंतजार किया। सोचिए, 21 साल तक बदले की वो आग उनके दिल में जलती रही। ये सफर देखिए उनके अटूट इरादे का। 1919 में उन्होंने कसम खाई, फिर 1934 में वो लंदन पहुंचे माइकल ओडवायर को ढूंढने, और फिर सही मौके का इंतजार करते रहे। आखिरकार 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडवायर को गोली मार के अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो जलियांवाला बाग सिर्फ एक खूनी नरसंहार की कहानी नहीं है, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आजादी की आग लगा दी।